नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको पुनः मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक कहानी आतंक सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, जिस तरह आज लोग धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, दंगे फैलाते हैं, वो देखकर बहुत दुख होता है। लोग भूल जाते हैं कि इंसानियत से बड़ा मज़हब तो और कोई नहीं। ये कहानी मालती जोशी जी द्वारा लिखित आतंक इसी विषय पर आधारित है। तो आइए सुने कहानी आतंक। अमर दुकान से बाहर निकला ही था कि किसी ने पीछे से आवाज़ दी। वो परेशान हो उठा। इस समय कोई चेंटू किस्म का दोस्त मिल गया तो बस हो गई छुट्टी। इस समय तो ऐसी आवाज़ों को अनसुना करना ही बेहतर है। मुश्किल से 2 घंटे की छूट मिली है और उसमें कितने सारे काम निपटाने हैं। आधा वक्त तो आशा की लंबी चौड़ी लिस्ट ने ही ले लिया। तो इस पर दुकान में भीड़ इतनी गज़ब की थी कि बस अभी तो धोबी के यहाँ से कपड़े उठाने हैं, ट्रैवल एजेंट के यहाँ जाकर लखनऊ की टिकटें लौटानी हैं और सबसे बड़ा काम कि मेहरी की लड़की को घर छोड़ना है। कर्फ्यू खुलते ही ईमानदारी से आ गई थी, उसके उपकारों का इतना प्रतिदान तो देना ही था। अमर, इस बार आवाज़ इतनी पास थी कि मुड़ के देखना ही पड़ा। माजिद था। बोला, अमर एक बात थी। कहो। तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो आज की रात नसीम को तुम्हारे यहाँ छोड़ आऊँगा। कल तो कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हो माजिद? मेरे यहाँ आने से पहले तुम्हें पूछना पड़ता है। कमाल करते हो। बल्कि मैं तो खुद तुम्हारे पास आने वाला था। कल रात से आशा को तुम लोगों की फिक्र लगी हुई थी, पर चलते समय देवी जी ने इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा दी कि उसे निपटाते हुए ये वक्त हो गया। इन औरतों का भी जवाब नहीं है यार। ऐसा पक्का इंतज़ाम कर रही हैं मानो आज के बाद बाजार कभी खुलेगा ही नहीं। और कोई दिन होता तो माजिद इस फिक्रे का खूब आनंद लेता, अपनी ओर से कुछ जोड़ भी देता, पर आज उसने सिर्फ इतना कहा, अच्छा तो फिर मैं आ रहा हूँ, और चला गया। अमर को आश्चर्य तो हुआ, पर इस समय तो आश्चर्य करने की भी फुर्सत उसके पास नहीं थी। जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर वो खुद ही माजिद के घर की ओर बढ़ गया। दरवाजे की घंटी बजाते हुए उसे एहसास हुआ कि आसपास की खिड़कियों पर कई जोड़ी आंखें टंग गई हैं और उसे घूर रही हैं। वो यहाँ अक्सर ही तो आता रहता है, पर आज जैसे कोई अजूबा हो गया हो। दरवाज़ा एकदम ही नहीं खुला। पहले शायद इत्मीनान कर लिया गया कि बाहर कौन है। माजिद स्कूटर की चाबी लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। अमर को देखकर उसे हल्का धक्का सा लगा। क्या पता शायद वो मना करने आ गया हो। बाद में सोच विचार करने पर उसका मन बदल गया हो। वैसे कसूर उसका भी नहीं है, माहौल ही ऐसा है। कोई भी इस तरह का खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं है। अमर ने लेकिन आते ही कहा, मैं यही कहने आ गया था कि तुम भी चले चलो ना, यहाँ अकेले बैठकर क्या करोगे? नहीं यार, खाली घर देखकर किसी ने फूंक डाला तो? अमर ने अपने चारों ओर नज़र दौड़ाई। टीवी, फ्रिज, सोफ़ा सेट, 2 in 1 पर्दे, कालीन, मध्यम वर्गीय गृहस्थी के मापदंड की गाढ़े पसीने की कमाई। इसे कोई कैसे राख हो जाने दे? वैसे ये भी कोई नियम नहीं है कि खाली मकानों को ही आग में झोंका जाए। एक बार मनुष्यता ताक पर रख दी जाए, फिर कोई विधि निषेध नहीं रह जाता। पर अपनी इस भयावह आशंका को वो जुबान पर ला नहीं पाया। बोला, अगर तुम यहीं रुक रहे हो तो फिर पेट्रोल क्यों ज़ाया करते हो? उसे वक्त ज़रूरत के लिए सहेज कर रखो। भाभी को मैं लिए जाता हूँ। माजिद ने कोई प्रतिवाद नहीं किया और भीतर आवाज़ दी, नसीम जल्दी से समेटो भाई, ये अमर तुम्हें लेने आए हैं। माजिद, मेरा ख्याल है कि भाभी जब तक तैयार हो रही हैं हम लोग स्कूटर खींचकर ड्राइंग रूम में रख लेते हैं। यहाँ? और क्या, किसी सरफिरे को सनक सवार हुई तो इसी का पेट्रोल निकालकर इसमें आग लगा देगा। वे स्कूटर ठिकाने को लगाकर सुस्ता ही रहे थे कि नसीम कमरे में दाखिल हुई। आदाब भाईजान। अमर देखता ही रह गया। नसीम ने आज साड़ी पहनी हुई थी। सच, औरतें कितनी प्रैक्टिकल होती हैं। यूँ तो सलवार कमीज़ आजकल आम पोशाक हो गई है, फिर भी नसीम को साड़ी पहने देख उसे अच्छा लगा। कम से कम अब गली मोहल्ले की घूरती निगाहों से तो बच जाएगा। हवा का रुख उससे पहले नसीम ने पकड़ लिया था और इससे अमर को बड़ी राहत महसूस हुई। पति को कुछ ज़रूरी हिदायतें देकर नसीम गुड़िया को लेकर पिछली सीट पर बैठ गई थी। उसका छोटा सा बैग अमर ने अपने सामान के साथ फिट कर लिया था। कुछ आंखें फिर पास पड़ोस की खिड़कियों पर उगाई थीं, पर अब उनके बारे में सोचने का उसके पास वक्त नहीं था।
कर्फ्यू में छूट की अवधि अब समाप्त हो चली थी। 10 मिनट बाद ही वो अपने घर के सामने था। कितनी देर लगा दी, मुझे तो चिंता होने लगी थी। स्कूटर की आवाज़ सुनते ही आशा बाहर निकल आई। सामान तो सब ले आए हो ना? तुमने जो मंगाया उससे भी ज़्यादा ही ले आया हूँ, अमर ने मजाकिया लहजे में कहा। तब तक आशा ने नसीम को देख लिया था। क्षण भर को उसके चेहरे का रंग उड़ सा गया था, पर दूसरे ही पल उसने अपने को संभाल लिया। गुड़िया को लपक कर गोदी में उठाते हुए उसने पप्पू को आवाज़ दी, बेटे यहाँ आकर देखो तो कौन आया है। फिर गुड़िया को वापस लौटाते हुए बोली, तुम इन शैतानों की निगरानी करो, ज़रा मैं तब तक झोले उतार लूँ। अभी कमली को छोड़ने भी तो जाना होगा ना। झोले उठाकर वो किचन में ले आई और देर तक सामान जमाती रही। दरअसल उसे संभलने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। उसे अपने ऊपर खींच भी हो रही थी और हंसी भी आ रही थी। कल रात इन लोगों के लिए कितनी बेचैन थी वो। बार बार अमर को टोक रही थी, कुरेद रही थी, और अब नसीम सामने पड़ गई है तो वो दुनिया भर की ऊंच नीच सोच रही है। अमर मेहरी को छोड़कर आया तो उसने चाय की फरमाइश कर दी। बेमन से ही सही आशा को चाय बनानी ही पड़ी। सबको कप पकड़ाती हुई वो नसीम से बोली, पता है इन 6 दिनों में ये महीने भर की चाय पी गए हैं। तो बैठे बैठे और क्या करूं, सिगरेट तो तुम पीने नहीं देती। कोई अच्छी सी कैसेट ही ले आते ना, बैठे बैठे पिक्चर ही देख लेते। अरे कैसेट वालों के यहाँ तो किराने की दुकान से भी ज़्यादा रश था। रहने दो भाभी, नसीम ने कहा, पिक्चरें भी तो कौन सी अच्छी हैं, वही सब मार काट देखने का मन नहीं होता। उसकी आवाज़ में अजीब सी उदासी थी। चलो अब खाना बनाते हैं, मेरे मियाँ इतनी मेहनत से सौदा लाए हैं तो उसके साथ न्याय तो करना ही होगा। फिर दोनों रसोई में आ गईं। सब्जी की डलिया नसीम के सामने सरकाकर आशा बोली, पूरे 5 दिन के बाद आज एक सब्जी वाले के दर्शन हुए हैं, सो उनके पास भी सिवाय पालक और पत्ता गोभी के कुछ था ही नहीं। आलू प्याज का तो कहीं पता ही नहीं है। पालक की पत्तियों को एकसार करते हुए नसीम ने कहा, भाई साहब ने याद नहीं दिलाया, नहीं तो प्याज तो थोड़ा सा घर में पड़ा था। कोई बात नहीं, कल मंगवा लेंगे। कल? नसीम ने जैसे अपने आप से ही कहा। कल सब ठीक ठाक रहा तो मैं झांसी चली जाऊंगी। झांसी? क्यों भला? चावल बीनते हुए आशा का हाथ एकाएक रुक गया। फिर उसे अपना ही प्रश्न बड़ा बेतुका सा लगा। आदमी जहाँ सुरक्षित अनुभव करेगा वहीं तो सर छुपाएगा। एक तो झांसी नसीम का पीहर है और कम से कम अभी तक इस शहर का नाम सुर्खियों में नहीं है। फिर उसने कोई और बात शुरू की, पर बातचीत का सिलसिला जमा नहीं। हर बात एक ही बिंदु पर आकर समाप्त होती थी। पड़ोस की सोनिया की शादी दंगों के कारण मुलतवी हो गई। शर्मा जी का पंकज समय से इंटरव्यू पर नहीं पहुंच पाया। सामने वालों की बहू को अस्पताल ले जाना संभव ही नहीं हो पाया। हार कर घर में ही जचकी करनी पड़ी। खींचतान कर बातचीत की डोर थामते हुए दोनों निढाल हो चली थीं। पहले तो समय का पता ही नहीं चलता था, अब समय उन पर भारी पड़ रहा था। पहले तो दोनों के पतिदेव सड़क पर खड़े पुकारते रह जाते थे, पर इनकी गप्पें खत्म ही नहीं होती थीं। अब जैसे दोनों मना रही थीं कि किसी बहाने सही बच्चे उन्हें उठने का मौका दें। बच्चे जब तक जाग रहे थे घर में फिर भी रौनक लगी रही। उनकी धमा चौकड़ी, उनकी शिकायत, उनकी किलकारियाँ, उनका ठुनकना, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। पर एक बार उनके खाने का हंगामा ख़त्म हुआ, वे रजाइयों में दुबक गए तो घर में जैसे सन्नाटा छा गया। खाने की मेज पर भी सब चुपचाप निवाले गटक रहे थे। आशा को वे ठहाके याद आए जो माजिद की मौजूदगी में कमरे में गूंजते थे, और एकाएक वो पूछ बैठी, माजिद भाई क्यों नहीं आए? उन्हें भी साथ लाना था ना? वाह, तुम्हें बड़ी जल्दी याद आया, अमर ने कहा। उसका स्वर तल्ख था। वो बुरी तरह झेप गई। ठीक ही तो है, ये बात उसे बहुत पहले नसीम के आते ही कहनी थी, पर उस समय होश ही न रहा। अपनी सफाई में वो कुछ कहने को थी कि नसीम ने बचा लिया। बोली, दोनों कैसे आते? घर पर भी तो कोई चाहिए ना। ऐसे माहौल में घर अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता। बात खत्म करते करते उसका स्वर कांप गया था। शायद अकेले घर में पति की कल्पना उसे बेचैन कर गई थी, या शायद यहाँ खाना खाते हुए उसे याद हो आया कि वो जल्दी में ढंग का कुछ पका कर नहीं रख पाई थी। आशा ने एक बार नसीम को देखा और फिर पति की ओर दृष्टिक्षेप किया।
अमर जानबूझकर दीवार पर लगे कैलेंडर को देखता रहा। शायद वो मन ही मन माजिद की सलामती की दुआ मांग रहा था। और आशा सोचने लगी, आज माजिद भाई यहाँ होते तो इस माहौल में क्या उन्हें अपने लतीफ़े याद रहते। खाने के बाद वे लोग थोड़ी देर तक टीवी देखते रहे, पर समाचारों की भयावहता ने मनोरंजन के सारे रंग फीके कर दिए थे। हार कर आशा ने कहा, चलो सोने चलते हैं, और वो नसीम को लेकर कमरे में चली आई। फिर भाई साहब कहाँ सोएंगे? वे आजकल सोते कहाँ हैं? रात रात भर छत पर बैठे रहते हैं, इतनी सर्दी में। और क्या पहरा जो देना होता है, वे वहाँ ओस में बैठे रहते हैं तो मुझे यहाँ रजाई में नींद थोड़ी ही आती है। भाग भाग कर जाती हूँ और डांट खाकर लौट आती हूँ। सच कहती हूँ, 5-7 दिन और यही हाल रहा तो हम दोनों को निमोनिया हो जाएगा। नसीम कुछ नहीं बोली। पिछली 4 रातों से वे लोग भी तो सोए नहीं हैं। रात रात भर दरवाजे पर कान दिए रहते हैं। ज़रा सी आहट होती है और कान जैसे झनझना उठते हैं। ज़रा सा शोर उठता है और दिल की धड़कन जैसे बंद होने को लगती है। तभी तो माजिद ने उसे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा था। कहा था, कम से कम तुम तो चैन की नींद सो सकोगी। वहाँ माजिद को ख़तरों से जूझने के लिए अकेला छोड़कर क्या वो चैन की नींद सो सकती है? बहुत मना किया था उसने, पर आखिर पति की ज़िद के आगे हार माननी ही पड़ी थी। कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं, फिर दोनों सोने की कोशिश करने लगीं। बीच बीच में एक आध झपकी आ भी जाती थी, पर आवाज़ थी कि नींद में भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। बड़ी देर बाद नसीम को होश आया कि वे आवाज़ें उसने नींद में नहीं सुनी हैं, ये सचमुच की आवाज़ है। उसने आशा को झकझोरा। दोनों कान लगाकर सुनने लगीं। शोर तो था, पर आवाज़ें साफ सुनाई नहीं दे रही थीं। नारे लग रहे थे, पर वे अल्लाहू अकबर के थे या जय श्री राम के, समझ नहीं आ रहा था। दीवार से पीठ लगाए वे दोनों बुत बनी बैठी रहीं। उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मन की उस उद्विग्न अवस्था में उन्होंने कब एक दूसरे का हाथ थाम लिया, इसका उन्हें ही भान न रहा। अनजाने ही वे एक दूसरे की उपस्थिति से आश्वस्त होती रहीं, बल पाती रहीं। पूरी छत बिल्डिंग के लोगों से पट गई थी। रोज़ ही ऐसा होता था। ज़रा भी कहीं खटका हुआ कि लोग दनादन सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ जाते हैं। आशंका, उत्तेजना, उत्सुकता से उनके चेहरे खिंचने से लगते हैं। घड़ी 2 घड़ी छत पर मचमा सा लग जाता है, फिर सब लोग निराश होकर लौट जाते हैं। दिन भर गली की सूनी सड़कों पर क्रिकेट खेलने वाले बच्चे अपने बल्लों को मुग्दर की तरह घुमाते हुए ऊपर आते हैं और फिर मुंह लटकाकर लौट जाते हैं। रोज़ आशा भी इस भीड़ में शामिल हो जाती है। अमर बाहर से ताला डालकर जाता है तो वो पीछे के दरवाजे से आती है। घर में पप्पू अकेला सोया रहता है, पर उसकी भी उसे फिक्र नहीं रहती। पर आज शायद नसीम को अकेले छोड़कर आने की उसकी हिम्मत नहीं हुई होगी। भीड़ के छट जाने के बाद छत पर वही 4-6 लोग रह गए जो पहरे पर नियुक्त थे। सब लोगों ने मुस्तैदी से अपनी अपनी चौकियां संभाल ली थीं। अमर भी अपने शस्त्रास्त्रों के साथ चौकस बैठा था। शस्त्र क्या थे? पर्दे से निकाली गई 2 सलाखें और ईंट पत्थरों का ढेर। इन पत्थरों को ढोने के चक्कर में उसके घर की सबसे बड़ी प्लास्टिक की बाल्टी शहीद हो गई थी। पर आश्चर्य, आशा ने उसका ज़रा भी मातम नहीं मनाया था। बैठे बैठे अमर की पलकें झपकने लगी थीं। पहली 2 रातें तो साथियों से गपशप में कट गईं, पर रोज़ रोज़ बातें भी तो कोई कितनी करेगा। ना हो वो कल बीमारी का बहाना बनाकर एक रात की छुट्टी ले ही लेगा। दरअसल उसे रात भर जागने से एतराज़ नहीं है, पर वो इस तनाव से तंग आ चुका है। लगता है जो कुछ होना है एक बार हो जाए और किस्सा ख़त्म हो, पर वो खुद नहीं जानता कि उसे किस होनी की प्रतीक्षा है। रोज़ की तरह सुबह 4 बजे राव अंकल ने उसे रिसीव किया तो उसने सचमुच राहत की सांस ली। उसकी पलकें नींद से बोझिल हुई जा रही थीं। सीढ़ियों से उतरते समय भी वो बिस्तर की गर्माहट का अनुभव कर रहा था। बस जाते ही रज़ाई में दुबक जाएगा और 9 बजे तक ताने रहेगा। दफ्तर का तो आजकल कोई चक्कर ही नहीं है। ताला खोलकर वो सीधे बेडरूम में घुसा और दरवाजे पर ही ठिठक गया। उसे तो याद ही नहीं रहा था कि आज उसका बिस्तर खाली नहीं है। वहाँ नसीम सोई हुई है। उसका बिस्तर आशा ने बाहर दीवान पर लगा दिया था। बाहर जाने से पहले उसने एक बार फिर मुड़कर देखा।
अपने अपने छौनों को छाती से लगाए दोनों नींद में बेसुध हो रही हैं। ज़रूर रात भर जागी होंगी। वैसे भी दोनों साथ हों तो रात और दिन का पता ही कहाँ लगता है। नहीं, लेकिन इस बार रज्जगे का कारण शायद दूसरा था, क्योंकि भय की काली छाया अब भी दोनों के चेहरों पर अंकित थी। कमरे में रात भर जलता हुआ 60 वॉट का बल्ब भी यही कहानी कह रहा था। और डरना तो स्वाभाविक ही था ना, क्योंकि दंगाइयों के मजहब चाहे अलग थे, पर उसूल तो एक था, उद्देश्य तो एक था। इसीलिए इन भयभीत हिरणियों का ईश्वर चाहे भिन्न था, पर मन में समाया आतंक एक सा था, दहशत एक सी थी। तो अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक कहानी आतंक। मालती जोशी मैम ने इस कहानी में दो अलग अलग धर्म के परिवारों की दोस्ती और उनके रिश्तों का बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया है। तो आप सबको ये कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और आप सबके समय के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।